इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों के विदेशी दौरे पर हैं और इसी के तहत स्वीडन की यात्रा पूरी करने के बाद प्रधानमंत्री नॉर्वे की राजधानी ओस्लो पहुंचे और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नॉर्वे के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। नॉर्वे का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री ने इसे भारत और नॉर्वे के मजबूत संबंधों का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि यूरोपीय देशों के साथ भारत के आर्थिक और रणनीतिक रिश्ते लगातार मजबूत हो रहे हैं। पीएम मोदी ने दावा किया कि आने वाले वर्षों में यूरोप भारत में लगभग 100 अरब डॉलर का निवेश करेगा, जिससे देश में 10 लाख से अधिक नई नौकरियों के अवसर पैदा होंगे। by Majestic King Harald V of Norway. नॉर्वे के सम्राट किंग हेराल्ड द्वारा दिया गया ये हाईएस्ट। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 5 देशों की यात्रा के दौरान स्वीडन में थे और वहां पर भी उन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वीडन की सरकार ने अपने सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया। यह सम्मान किसी भी देश के प्रमुख यानी हेड ऑफ गवर्नमेंट को दिया जाने वाला सर्वोच्च और प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है। पीएम मोदी ने इस सम्मान को प्राप्त करने के बाद कहा कि ये सम्मान भारत की 140 करोड़ की जनता को समर्पित है और उन्होंने वहां की सरकार को इसके लिए धन्यवाद भी दिया। 5 देशों की यात्रा के तीसरे चरण में स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वीडन की सरकार ने रविवार को अपने सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया। ये किसी भी देश के प्रमुख यानी कि हेड ऑफ गवर्नमेंट को दिए जाने वाला स्वीडन का सर्वोच्च और प्रतिष्ठित सम्मान माना जाता है। इस सम्मान के साथ ही पीएम मोदी को अब तक कुल 31 अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हो चुके हैं, जो कि दुनिया के अलग अलग देशों की तरफ से उन्हें दिए गए सर्वोच्च नागरिक और राज्य के सम्मानों में शामिल हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने स्वीडन का रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार सम्मान मिलने पर आभार जताया है। पीएम मोदी ने कहा कि ये मेरा सम्मान नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री क्रिस्टन से उनके स्नेहपूर्ण स्वागत के लिए हृदय से धन्यवाद करता हूं। कुछ समय पहले मुझे स्वीडन के रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। ये सिर्फ मेरा सम्मान नहीं है, यह 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है। यह स्वीडन के हमारे उन सभी साथियों का भी सम्मान है जिन्होंने भारत स्वीडन संबंधों को समृद्ध किया, एक मजबूत आधार दिया। आज के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मैं उर्सुला जी का विशेष आभार व्यक्त करता हूं। पीएम मोदी के स्वीडन दौरे का मुख्य उद्देश्य भारत और स्वीडन के द्विपक्षीय संबंधों को एक ज्यादा संगठित और तकनीक आधारित आर्थिक साझेदारी में बदलना है। प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा का केंद्र स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन के साथ उच्च स्तरीय बातचीत, स्वीडिश बिजनेस जगत के प्रमुख लोगों से मुलाकात और भारत की ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन, डिजिटल इनोवेशन और डिफेंस टेक्नोलॉजी एजेंडों में स्वीडन को एक प्रमुख नॉर्डिक साझेदारी के रूप में स्थापित करना था। पीएम मोदी को स्वीडन का उच्च सम्मान मिलने के बाद एनडीए नेताओं ने पीएम मोदी की सराहना की है। एनडीए नेताओं का कहना है कि पीएम मोदी विश्व के लोकप्रिय नेता है और उनके काम करने का तरीका थोड़ा अलग है। प्रधानमंत्री जी को ये 31वां सम्मान मिला है। 31वां देश है जिन्होंने ऐसा सम्मान दिया है। प्रधानमंत्री जी की जो काम है, जो विश्व शांति के लिए जो काम करते हैं, उसके चलते हुए उनको ये सम्मान मिलता है। दुनिया में भारत का लोहा अब माने जाने लगा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। उनका काम करने का अलग तरीका है।
इसलिए स्वीडन का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, प्रतिष्ठित सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री जी को अंतर्राष्ट्रीय सम्मान में 31वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान था, जो अपने अपने देशों के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को नवाजा गया है। यह पता चलता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी विश्व के देशों में कितने लोकप्रिय हैं। देश का सम्मान माननीय प्रधानमंत्री जी जहाँ भी जा रहे हैं उनको सम्मान भी मिल रहा है, और आज मुझे लगता है कि देश का मान सम्मान बढ़ाने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी कर रहे हैं। निश्चित है कि दुनिया के किसी देश में प्रधानमंत्री जी जाते हैं तो वहाँ शांति का संदेश लेके जाते हैं। उनका प्रयास होता है कि हम एक दूसरे से संबंध स्थापित करके जो आयात निर्यात की प्रक्रिया है उसको हम लोग सुचारू रूप से व्यवस्थित करें और देश खुशहाल रहे। पीएम मोदी शनिवार और रविवार की 2 दिवसीय यात्रा पर स्वीडन पहुंचे। स्वीडन के गोथेनबर्ग एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद भारतीय समुदाय के लोगों ने पीएम मोदी का बंगाली परंपरा के अनुसार भव्य स्वागत किया। इसके साथ ही विदेशी छात्राओं ने पीएम मोदी के स्वागत में भरतनाट्यम की भी प्रस्तुति दी। लीला एकेडमी की प्रतिभाशाली छात्राओं की भरतनाट्यम की मनमोहक प्रस्तुति से मंत्रमुग्ध नजर आए। इस दौरान पीएम मोदी ने भारतीय प्रवासियों द्वारा स्वीडन में भारतीय संस्कृति को जीवित देखकर खुशी जाहिर की। लखनऊ में एक अहम और कड़ा संदेश सामने आया है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने सार्वजनिक सड़कों पर धार्मिक गतिविधियों और जाम की समस्या को लेकर स्पष्ट और सख्त रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ शब्दों में कहा कि सड़कें चलने के लिए होती हैं, तमाशे के लिए नहीं, और अब किसी भी प्रकार से सड़क जाम करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि यूपी में सड़कों पर नमाज नहीं होती। हम मुझसे पूछते हैं, साहब आपके यहाँ यूपी में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती? मैं कहता हूं कतई नहीं होती है, आप जाके देख लो, नहीं होती है। अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का? आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है? जहां उसका स्थल होगा वहां जाके करें। उन लोगों ने मुझसे कहा साहब कैसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है। हमने कहा शिफ्ट में कर लो, तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है तो भाई संख्या नियंत्रित कर लो, और नहीं है सामर्थ्य क्यों बेकार आगे संख्या बढ़ाई जा रहे हैं। और ये चाहिए आपको कि अगर आपको सिस्टम के साथ रहना है तो याद करना, हम उन नियम और कानून को मानना शुरू करें। कानून का राज होगा, कानून के राज को सबको समान रूप से लागू करेंगे। नमाज पढ़नी आवश्यक है, आप शिफ्ट में पढ़िए, हम उसको रोकेंगे नहीं, लेकिन सड़क पर नहीं। सड़क चलने के लिए एक आम नागरिक, एक बीमार व्यक्ति के लिए, एक आम नागरिक के लिए, एक कामगार के लिए, एक कर्मचारी के लिए, एक सामान्य नागरिक के लिए, एक व्यापारी के लिए हम सड़क को बाधित नहीं करने देंगे। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार के मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद जो सभी नए 8 मंत्री और प्रमोट हुए जो मंत्री थे उनके विभागों का बंटवारा कर दिया गया। भूपेंद्र चौधरी को सूक्ष्म लघु और मध्यम यानी एमएसएमई विभाग की जिम्मेदारी दी गई, जबकि मनोज पांडे को खाद्य और रसद विभाग का पदभार सौंपा गया। सभी मंत्रियों ने अपने अपने विभागों का कार्यभार संभाल लिया है और आगामी योजनाओं पर तेजी से काम भी शुरू कर दिया है। वहीं इस बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का एक्स हैंडल पर एक पोस्ट आया और ये चर्चा में है। अखिलेश ने यूपी सरकार पर तंज कसा और इसको लेकर अब राजनीतिक बहस भी शुरू हो गई है। प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार में शामिल हुए सभी 8 नए और प्रमोट किए गए मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो गया है। भूपेंद्र चौधरी को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम यानी एमएसएमई और मनोज पांडे को खाद्य एवं रसद विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सभी मंत्रियों ने अपना पदभार संभाल लिया है, लेकिन इसी के बीच अब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का एक्स हैंडल पोस्ट चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल मंत्री पद की शपथ लेने के बाद अखिलेश यादव ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में मंत्रियों के नाम के बाद अब क्या उनके विभागों की पर्ची भी ऊपर से आएगी। मंत्रालयों के बंटवारे की देरी की असली वजह सिर्फ ये है
कि मंत्रालय विभाग की कमीशन कमाई के बंटवारे के डबल इंजन आपस में टकरा रहे हैं। दीर्घ प्रतीक्षा के बाद जो नए मंत्री बने हैं वो बेचारे तो बस दर्शक दीर्घा में बैठकर गेंद को इधर उधर आते जाते देख रहे हैं। भाजपाई डबल इंजन बाकी सब मंत्रियों को डब्बा कर देता है। और अब फिर से अखिलेश यादव ने एक्स हैंडल पर पोस्ट करके कहा है कि अपने लोग फिस आन गांव का सिद्ध। ऐसे में अब अखिलेश यादव के इस एक्स हैंडल पोस्ट ने यूपी की सियासत को पूरी तरह से सुलगा दिया है। यूपी की सियासत में अखिलेश यादव विपक्ष का मुख्य चेहरा है। ऐसे में उनके लगातार बयानों के बाद बीजेपी नेताओं ने उन पर तीखा पलटवार किया। बीजेपी का कहना है कि अब अखिलेश यादव से पूछकर क्या सरकार चलाई जाएगी, उन्हें अपने कार्यकाल को याद करना चाहिए। मैंने कहा ना कि उनका समाजवादी पार्टी की दुर्दशा जैसे आरजेडी की हुई है, जैसे टीएमसी की हुई है, जैसे कांग्रेस की हुई है, वैसे 2027 में होने वाली है। इस सच्चाई को श्री अखिलेश यादव जी जान चुके हैं, इसलिए इस प्रकार की टिप्पणी करते हैं। अखिलेश बाबू से समाजवादी पार्टी से पूछिए तुम्हारे काहे पेट में दर्द हो रहा है उनको पेट में किस बात दर्द हो रहा है? उन्होंने तो अपना 5 बार सरकार बनाया और गुंडे बदमाश माफिया पाले, और यहाँ तो जनता सुखी है और जनता सुखी ही है। प्रदेश आगे बढ़ा है। एक आदमी की आमदनी 3 गुनी हो चुकी है। आप देखो प्रवृत्तियां 3 गुनी हुई कि नहीं, आप लोग बताओ भैया। जब उनकी सरकार थी तो वो जिनको ये विभाग दिए थे तो वो भी बेचारे फीस थे, चले गए मछली पकड़ने। से पूछ करके मुहूर्त निकालेंगे, उन्हीं से पूछ करके काम कराएंगे। और उसी समाजवादी पार्टी ने जो इस देश को, इस सृष्टि को, इस विश्व को नई दिशा देने का काम किया हो, त्याग बलिदान से उसका पूरा इतिहास भरा हो, उसके लिए आज तक के सबसे अमर्यादित बात उसी समाजवादी पार्टी। यूपी में योगी आदित्यनाथ सरकार के नए मंत्रियों ने बीती 10 मई को शपथ ली थी। लखनऊ के जन भवन में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 6 नए नेताओं को मंत्री पद की शपथ दिलाई थी और 2 राज्य मंत्रियों का प्रमोशन किया गया था। अब योगी कैबिनेट में 60 मंत्रियों का कोटा फुल हो चुका है। वहीं यूपी में विधानसभा चुनाव को लेकर भी सरगर्मियां तेज होना शुरू हो गई हैं। समाजवादी पार्टी और बीजेपी ने चुनाव को मद्देनजर रखते हुए अपनी कमर कस ली है। और यहां पर एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद भी खबरों का सफर जारी रहेगा। बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। वेस्ट एशिया में बढ़ते तनाव और संभावित ऊर्जा संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचाने की अपील का असर दिल्ली में भी देखने को मिला। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सरकार ने हर सोमवार को मेट्रो डे मनाने का फैसला किया और इसमें सरकारी कर्मचारी निजी वाहनों की जगह मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करेंगे। दिल्ली सरकार ने विभागीय ईंधन उपयोग में 20% कटौती का लक्ष्य तय किया है और इसके अलावा वर्क फ्रॉम होम और कार्यालयों की नई टाइमिंग जैसे विकल्पों पर भी चर्चा तेज हो गई है। पहले मेट्रो डे अभियान के तहत मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और मंत्री रविंद्र इंद्राज सिंह मेट्रो और डीटीसी की इलेक्ट्रिक बस से सचिवालय पहुंचे। सरकार का उद्देश्य लोगों को सार्वजनिक परिवहन अपनाने, ईंधन बचाने और प्रदूषण कम करने के लिए प्रेरित करना है। कोशिश करते हैं कि जब अपना प्राइवेट बहुत ही बेहतरीन सफर रहता है मेट्रो का, बहुत शांतिपूर्ण हमारा ये ट्रैवल है तो जल्द से जल्द बड़ा कन्वीनियंट है। तो हमने जहाँ जहाँ भी हमें मेट्रो है वहाँ मेट्रो का इस्तेमाल करने से इससे ज़्यादा बेहतर कुछ नहीं हो सकता। और दिल्ली सरकार को लगातार अपने 1.5 साल के कार्यकाल में लगातार मेट्रो का नेटवर्क देने के लिए काम करती है। हमने बिहार के पटना में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पटना स्थित गुरुद्वारा का दौरा किया और श्रद्धालुओं के साथ अरदास की। इस दौरान उन्होंने कहा कि गुरुद्वारा बहुत शांतिपूर्ण है और ये जगह गुरु गोविंद सिंह जी के जन्म स्थान के रूप में विशेष महत्व रखती है। उन्होंने अरदास में पंजाब और देश की प्रगति और साथ ही पूरी दुनिया में शांति और सौहार्द की कामना की। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने गुरुद्वारा प्रशासन और श्रद्धालुओं के सत्कार की सराहना की और कहा कि ऐसे धार्मिक स्थल समाज में एकता और भक्ति की भावना को मजबूत करते हैं। बहुत सुकून मिला। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म स्थान है, गुरु तेग बहादुर जी का चरण छू प्राप्त स्थान है और अरदास की है
कि पंजाब की तरक्की, देश की तरक्की हो, पूरी दुनिया में शांति बनी रहे और सर्वत्र का भला मांगने वाली गुरबानी इस शहर से लाखों स्पीकरों में उतरी जाती है। तो बहुत अच्छा लगा, परिवार सब सहित आए हैं। पिछली बार से काफी बदलाव आया हुआ है। केरला में यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट सरकार यानी यूडीएफ के सरकार का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। नई सरकार के गठन में मुख्यमंत्री के तौर पर वीडी सतीशन ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर ने उन्हें तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में शपथ दिलाई। इस मौके पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा भी मौजूद थे। वीडी सतीशन के शपथ ग्रहण के साथ ही केरल में पिछले एक दशक तक शासन करने वाले वामपंथी नेता पिनाराई विजयन का औपचारिक रूप से कार्यकाल समाप्त हो गया है। केरल में कांग्रेस नीति यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी कि यूडीएफ सरकार का सोमवार को शपथ ग्रहण हुआ। वीडी सतीशन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर ने उन्हें सीएम पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। वीडी सतीशन के शपथ ग्रहण के साथ ही केरल में सीपीआईएम के दिग्गज नेता पिनराई विजयन के एक दशक लंबे शासन का औपचारिक रूप से अंत हो गया। दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री ओमन चांडी के नेतृत्व में कांग्रेस के आखिरी बार सत्ता में आने के 15 साल बाद कांग्रेस नेतृत्व वाला यूडीएफ सत्ता में लौट आया है। वीडी सतीशन के शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे। വടശ്ശേരി ദാമോദര മേനോൻ സതീശൻ എന്ന ഞാൻ കേരള സംസ്ഥാനത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ എൻ്റെ പരിഗണനയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതോ എൻ്റെ അറിവിൽ വരുന്നതോ ആയ ഏതെങ്കിലും വിഷയം അങ്ങനെയുള്ള മന്ത്രി എന്ന നിലയിലുള്ള എൻ്റെ കർത്തവ്യങ്ങളുടെ മുറപ്രകാരമുള്ള നിർവഹണത്തിന് ആവശ്യമാകുന്നതൊഴികെ ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ആൾക്കോ ആളുകൾക്കോ നേരിട്ടോ നേരിട്ടല്ലാതെയോ അറിയിച്ചു കൊടുക്കുകയോ വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയോ ചെയ്യുകയില്ലെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തിൽ സത്യം ചെയ്യുന്നു। नई सरकार 21 सदस्यीय कैबिनेट के साथ अपना कार्यभार संभालेंगे, जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। कांग्रेस को 11 मंत्री पद मिले हैं, जिसमें मुख्यमंत्री का भी पद शामिल है। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम से हुई। वंदे मातरम मलयालम में गाया गया। उसके बाद जन गण मन हुआ और कार्यक्रम आगे बढ़ा। बता दें कि हाल ही में संपन्न चुनाव में यूडीएफ ने जबरदस्त वापसी करते हुए 140 सदस्यों वाली विधानसभा में 102 सीटें जीती, जबकि अकेले कांग्रेस ने रिकॉर्ड तोड़ 63 सीटें हासिल की, जो राज्य में उसका अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन है। केरल में कांग्रेस नेता वीडी सतीशन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है और अब इसके साथ ही नई सरकार का गठन भी हो गया है। इस बीच कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और करीब कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे। शपथ ग्रहण के बाद कांग्रेस नेताओं ने नई सरकार को जनता की उम्मीदों की सरकार बताया, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने सरकार गठन में देरी को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। बीजेपी नेताओं का कहना है कि चुनाव परिणाम आने के 13 दिन बाद सरकार बनी है, सरकार को मुस्लिम लीग के दबाव में काम नहीं करना चाहिए। केरल को आखिरकार नया मुख्यमंत्री मिल गया है। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन ने तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में सोमवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनके साथ कुछ विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। सतीशन की शपथ के बाद राहुल गांधी ने उन्हें गले लगाया। इसके बाद कांग्रेस नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। I would like to thank the people of Kerala. They have given a good mandate. We'll have to deliver a good message for the country. Mr. Satishan, Vedugopal, Ramesh Chenitala, and all the team, the BCC president, all of them work together, including Muralidharan and all the leaders joined together.
and our partners also, our alliance partner UDF, our Muslim League and all of them, with all our parties, they work together. They made the state proud. We are going to deliver whatever we have promised. We are going to deliver. I wish them all the best. The entire बीडी सतीशन साहब को झारखंड की ओर से और झारखंड प्रदेश कांग्रेस की ओर से हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं, और झारखंड की जनता की ओर से भी। और हमें लगता है कि जो केरल की जनता है, उनके चेहरे पे लगातार मुस्कुराहट कायम रहेगी। शासन प्रशासन बिल्कुल जनता के हित में कार्य करेगी, क्योंकि सतीशन साहब का अनुभव रहा है, तो हमें लगता है कि उनके अनुभव का लाभ केरल को मिलेगा। मैंने बहुत उनको बड़ा काम हो गया है, उनका अभिनंदन मैं करता हूँ। और कांग्रेस ने जो वहाँ बहुत सारे स्पर्धक थे, कॉम्पिटिटर थे, लेकिन कांग्रेस ने बहुत अच्छा निर्णय लिया। उनके साथ जो एमएलएस जो कहेंगे उसके मुताबिक काम हुआ। ये राहुल जी ने जो स्टैंड लिया वो बहुत अच्छा स्टैंड है, अच्छा काम करेंगे। वो लीडर ऑफ अपोजिशन भी थे, उनको बहुत अच्छी तरह से मालूमात है, और सारे एमएलएस का। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।